नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सवालों के जवाब दूंगा और यह सीरीज की पहली Q&A वीडियो है और इसमें उन्हीं सवालों को रखा गया है जो ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं और ये सवाल मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट से और पुराने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में से लिए हैं। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शाश्वती सुरदेव जी का। क्वेश्चन है, बिलीफ एंड फेथ इज द की, हाउ टू कीप द फेथ व्हेन 3D इज वे डिफरेंट फ्रॉम आवर डिजायर। मतलब अपने डिजायर पर तब विश्वास कैसे करें जब आपकी रियलिटी टोटली डिफरेंट दिख रही हो। अब्राहम हिक्स कहती है कि हम जिन शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं वही शब्द हमारे बिलीफ बन जाते हैं। यानी बिलीफ वो शब्द है जो हमने अपने माइंड में बार बार रिपीट किए हैं। अगर आप कोई अपना बिलीफ बनाना चाहते हैं तो उन शब्दों को अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए और वो आपका बिलीफ बन जाएंगे। और रियलिटी को इग्नोर करने के लिए अब्राहम हिक्स कहती है कि अगर आपको रियलिटी को इग्नोर करना है तो आपको आपके इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रहना होगा, क्योंकि आज जो भी आपके लाइफ की रियलिटी है वो रियलिटी आपके पुराने थॉट्स का नतीजा है और आप अभी इसी वक्त जो सोच रहे हो वो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप अपनी रियलिटी को देखोगे जो अभी आपके लाइफ में घट रहा है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में और ज़्यादा पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन यानी आपका फोकस उन चीज़ों पर रहने लगेगा जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो आपकी करंट रियलिटी है। लेकिन वहीं अगर आप जब अपने इमेजिनेशन में जाओगे तो आप वो देखोगे जो आप देखना चाहते हो। और करंट रियलिटी को हमेशा आप पास्ट की तरह देखें, क्योंकि वो पास्ट के थॉट्स का नतीजा है और अभी जो आप सोच रहे हैं वो आपका मैनिफेस्टेशन होगा। तो अभी जो आप सोच रहे हैं वही आपका प्रेजेंट है। तो हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करें और अपनी इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग का यूज़ करें। और जब आप लगातार डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन करने लगोगे तब आपकी माइंड की जो इमेज है वो आपकी रियलिटी से ज़्यादा अच्छी आपको लगने लगेगी और उनकी फीलिंग्स आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आप रियलिटी देखना ही नहीं चाहोगे और वो खुद आपसे इग्नोर हो जाएगी और फिर आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ क्रिएट होने लगेगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है समीक्षा अरोड़ा जी का। क्वेश्चन है, मेरी स्किन की प्रॉब्लम है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही उसे ठीक करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके देख लिया, मेडिसिन चल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम बाद में फिर वैसी ही हो गई। प्लीज़ सजेस्ट और कितने टाइम में हो जाएगा। जब मैंने लुइस एल की बुक पढ़ी थी यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक में उन्होंने बताया था कि हमारी जो भी बीमारियाँ होती है वो हमारे माइंड की वजह से ही हमारी लाइफ में आती है। यानी कुछ बातों को हम अपने माइंड में इस तरह दबा कर रखते हैं जिनकी वजह से वो हमारी लाइफ में बीमारियों की तरह उत्पन्न हो जाती है। और स्किन की प्रॉब्लम फियर, एंग्जाइटी और पुरानी बातों को दिमाग में बैठा के रखने से होती है। और अगर आप इसे या कोई भी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो उसका रास्ता है सेल्फ लव और हर एक इंसान को माफ़ करना। और लुइस एल को खुद उनकी लाइफ में कैंसर हुआ था और वो कैंसर से ठीक भी हुई थी। और जब उन्हें कैंसर हुआ था तो उनके दोस्त शायद डॉक्टर वेन डायर ने उनसे कहा था कि इतना कुछ सहने के बाद लुइस तुम कैंसर से तो नहीं मर सकती। और इस बात ने उन्हें मोटिवेट किया था अपने कैंसर को हील करने के लिए। और उन्होंने सेल्फ लव करके और लोगों को माफ़ करके ही दोबारा से अपनी बॉडी को ठीक किया था। और माफ़ करने का मतलब लुइस एल ये बताती है कि अपने माइंड में से उस इंसान को निकाल देना जो आपको तकलीफ़ देता है, और उस इंसान से बात करना या नहीं करना वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और जिसे भी आप माफ़ करना चाहते हो आप बस इतना कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बस इतना कहिए और बाकी यूनिवर्स खुद कर देगा। और सेल्फ लव के लिए खुद से कहिए, मैं खुद को प्यार और स्वीकार करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और इसमें आप मिरर वर्क भी यूज़ कर सकते हो, यानी मिरर में अपनी आंखों में देख कर कहिए, मैं खुद को प्यार और स्वीकार करती हूँ। और ये चीज़ आपके पुराने सेल्फ स्टीम को तोड़ेगी और न्यू सेल्फ स्टीम को बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक वीडियो ऑन एनर्जी एक्सचेंज। यानी एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? इसका मतलब है कि हम सभी लोग एक एनर्जी हैं और हम सभी अपनी एक एनर्जी के बदले दूसरी एनर्जी को देते हैं उसे लेने के लिए। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम एनर्जी के रूप में पैसे देते हैं और दूसरी एनर्जी के रूप में सामान को खरीदते हैं। और वही जब पुराने ज़माने में करेंसी नहीं हुआ करती थी तो बार्टर सिस्टम चलता था, यानी हम एक सामान देते थे उसके बदले दूसरा सामान लेते थे, यानी एक एनर्जी देते थे उसके बदले दूसरी एनर्जी लेते थे। और जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ तो आप एनर्जी के रूप में मुझे अपना टाइम देते हैं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं। और इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है को क्रिएशन क्या होता है। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए को क्रिएटर्स हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को बनाकर अपलोड करने में और आप वहाँ से जब इस वीडियो को देख रहे हो तो इसी बीच कितने लोगों ने इसे को क्रिएशन में हेल्प की है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, ये नॉलेज मैंने आज तक बाकी दूसरी बुक्स से पढ़ी है, यानी ये मेरी खुद की नहीं है, ये बुक्स और एक्सपीरियंसेस से आई हैं।
और उसके बाद मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ जिसके ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और वो माइक को मैंने अपने लैपटॉप से लगाया हुआ है और लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जिस पर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये सभी कुछ अलग अलग कंपनीज़ का है और अलग अलग लोगों ने इसे बनाने में हेल्प की है। और वही जब ये वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड होती है। तो यूट्यूब पर अपलोड होने के लिए भी इंटरनेट लगता है जो कि एक अलग कंपनी का होता है। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अपलोड होती है तो वो भी एक अलग प्लेटफॉर्म की है जिसे बहुत लोगों ने मिलकर बनाया है। और उसके बाद आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है और कोई भी एक इंसान अगर इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को रीच नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं बहुत लोग इस वीडियो को देखे तो ये वीडियो को यूट्यूब भी आगे प्रमोट करेगा। तो यही को क्रिएशन है कि जब ये वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग सब इतनी इस वीडियोस को देखते हो तो ये वीडियो आगे और लोगों तक रिकमेंड होती है और उस वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स को बढ़ते हैं। और को क्रिएशन से आपको यही सीखना चाहिए कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक इंसान सोर्स एनर्जी है। और ये आपको हम्बल बनाता है, आपको ये एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हो। आपकी दुनिया में ऐसे बहुत से को क्रिएटर्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानी सिंह जी का, हाउ टू इग्नोर योर रियलिटी वाइल यू आर ऑलवेज इन इट। आई डू मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वर्क, आफ्टर दैट आई एम नॉट एबल टू इग्नोर इट। तो आपके लिए भी वही आंसर है जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, यानी इमेजिनेशन और अपनी डे ड्रीमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए ताकि रियलिटी आपको कम लगने लगे। और बस आप इमेजिनेशन की प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी इमेजिनेशन परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप बस अपना विजुअलाइज कीजिए और वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको आती हुई दिखेगी। और पेशेंस रखिएगा क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस के हिसाब से ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप अपनी इमेजिनेशन से अपने रेजिस्टेंस को कम करें, और जितना आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे आपकी लाइफ उतनी जल्दी बेटर होती है आपको दिखेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है साक्षी सैनी जी का। क्वेश्चन है, मेडिटेशन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है भैया, कब करें, दोनों टाइम करें या एक टाइम, कैसे करें, कितना टाइम करें, कहाँ 5 मिनट बहुत होता है, पता नहीं क्या क्या आता है माइंड में। मेडिटेशन करने के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, हर एक टाइम अच्छा होता है। आप जब चाहो तब मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन करने के लिए आपको बस एक ऐसी शांत जगह में बैठना है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता हो। और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप ध्यान रखिएगा कि आपने कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं। और जब अपनी आंखों को आप बंद करोगे तो उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। और जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करोगे तो ब्रीदिंग पर फोकस करते करते आपका ध्यान थॉट्स की तरफ जाने लगेगा। और जैसे ही आपको ये ध्यान आए कि आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जा रहा है तो आप उसे उठाकर वापस ब्रीदिंग पर लेकर आ जाइए। और ये आपको हर रोज़ 15 मिनट करना है। आप चाहे सुबह करें या शाम करें, जब भी करें। लेकिन शुरुआत में आप चाहे तो 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप शुरुआत 5 मिनट से भी करो तो भी चलेगा। और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मेडिटेशन में तब आप आराम से 15 मिनट भी कर लोगे। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो शुरुआत में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है और उस समय आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा आपको कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। लेकिन उसी समय आपको काम डाउन रहना होगा और ख़ुद को संभालना होगा और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है जो हमें हमेशा कंफर्ट देना चाहता है। और जब हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं या करने जाते हैं तो हमारा माइंड उस कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहता है और वो हमें कंफर्टेबल रखना चाहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसे कॉन्ट्रास्ट आने लगते हैं, यानी इतना गुस्सा आने लगता है कि हम अपने मेडिटेशन को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन वही टाइम पर आपको कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे करके वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये न्यू रियलिटी है और इसी तरह आप चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पुराने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में से, भैया जब आपको कोई बार बार परेशान करे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्या करें। सबसे पहले तो आपके साथ ऐसा कोई भी करता है तो उस नीच रिएक्शन में आप जो भी करते हो वो अलग है, और उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो वो इंसान जो आपको तंग करता है या किसी तरह से भी परेशान करता है वो आपको इसीलिए करता है क्योंकि वो इंसान अपनी अलाइनमेंट में नहीं है। और बार बार वो इंसान आप ही को तंग करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइब्रेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। आपको भी अपनी वाइब्रेशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को आप हमेशा खुश नहीं रख सकते और आपको रखना भी नहीं चाहिए। आपको खुद को खुश रखना चाहिए और आप खुद को खुश आराम से रख सकते हो। और जब आप खुद को खुश रखने लगोगे तो आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएगी और जो लोग आपके अगल बगल हैं उन सब का रिलेशनशिप आपसे सुधर जाएगा और जनरली लोगों का बिहेवियर भी आपसे अच्छा हो जाएगा। और बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जो आपकी लाइफ में से दूर चले जाएंगे और आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही उनको आपसे कोई प्रॉब्लम होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है स्पेसिफिक पर्सन पर। उन्होंने लिखा है, हेलो भैया, मुझे एक क्वेश्चन है, क्या हम अगर किसी को पसंद करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये गलत है। मैं डेस्परेट नहीं हूँ,
बट मेरी ये बहुत प्रीशियस डिज़ायर है कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करूँ। बट मैं कहीं ना कहीं ये डाउट में आ जाती हूँ, बिकॉज बाकी एलोए यूट्यूबर्स बोलते हैं जनरल रहिए, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना गलत है। और मुझे लगता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट ही है ये कि हमें जो चाहिए वो सब मिलेगा, तो फिर स्पेसिफिक पर्सन के केस में उस पर्सन को छोड़कर क्यों जनरल चले जाएं? क्यों हम उसी के बारे नहीं सोच सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और किसी को भी मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को तभी अट्रैक्ट करना चाहते हो जब आप उनसे प्यार करते हो। और प्यार करना कोई भी गलत बात नहीं होती, और प्यार की फ्रीक्वेंसी हमेशा सबसे हाई होती है। और अब्राहम हिक्स भी हमेशा यही कहती है कि आपको हमेशा खुश रहने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब्राहम ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप किसी भी इंसान का बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान अलाइनमेंट में होता है वो हर किसी से प्यार ही करेगा, हर किसी को अच्छाई ही देगा, और जो भी वो देगा वो उसे रिटर्न में मिलता ही है, हमेशा ही मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। तो आप जब प्यार दोगे और रिस्पेक्ट दोगे किसी को, तो आपको भी बदले में वही मिलेगी। इसीलिए कभी दूसरों से ये राय ना ले कि क्या सही है क्या गलत है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, उसमें यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया इम्पल्स को कैसे पहचानें? इम्पल्स पहचानना बहुत आसान है। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आपका माइंड एकदम शांत होने लगता है, और जब आपका माइंड शांत होता है तो आपको आइडियाज़ के रूप में इम्पल्स आते हैं, या आपको कुछ करने का मन करता है, और वो चीज़ इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसे चाहकर भी रोक नहीं सकते हो। जैसे मुझे वीडियो बनानी होती है, तो जब भी मेरे इम्पल्स आ रहा होता है तो उस वक्त मैं वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इसे बाद में बना लूँगा या तब कर लूँगा। शुरू शुरू में होता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ मेरी हैबिट बन गई, और जब भी इम्पल्स आती है मैं उस पर एक्शन लेने लगता हूँ। और आपको भी अगर कोई इम्पल्स आएगी तो आप खुद ही मजबूर हो जाओगे एक्शन लेने पर। और अगर आप इम्पल्स को इग्नोर करना चाहोगे, और आप शुरुआत में इग्नोर करके उसे देख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ इम्पल्स है, और जब आप उसे इग्नोर करोगे तो वो चीज़ आपको बार बार साइंस के रूप में दिखेगी कि ये करो ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है होओपोनोपोनो पर। सर मैं होओपोनोपोनो करती हूँ, मैंने काफ़ी रिश्ते हील किए हैं, पर खुद को हील नहीं कर पा रही हूँ उतने अच्छे से, ऐसे क्यों? और अपने आप को हील करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ को अपने हार्ट पर रख लीजिए, यानी अपने दिल पर रख लीजिए, और उसके बाद उस प्रेयर को बोलते हुए सो जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसे बोलते बोलते जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक आप इसे बोलते रहिए, और आप सो जाओगे, और नेक्स्ट डे आप देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा हील फील करोगे। और इसे आप तब तक कर सकते हो जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते। और अगर आपको ऐसे बोलना नहीं पसंद है तो आप होओपोनोपोनो को सुन भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप होओपोनोपोनो करते हैं तो शुरुआत में बहुत लोगों को कॉन्ट्रास्ट भी आता है, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू रखते हो तो वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है। क्वेश्चन, सर मेरी कोई डिज़ायर है, जैसे कि मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन सर लेट गो करने के बाद मुझे अलाइनमेंट में रहने के लिए कैसा क्या बोले कि मेरी मैनिफेस्टेशन में कोई रेजिस्टेंस ना आए और मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी हो जाए। तो जब भी आपको कोई ऐसा ख्याल आए जिसमें लगे कि आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है, तो आप बस इतना कह सकते हो, इट इज़ नॉट माई जॉब, यानी नॉट योर जॉब। ये काम यूनिवर्स का है, और आप यूनिवर्स को इस चीज़ को सौंप दीजिए। यानी कोई चीज़ के रिजल्ट का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो बस कहिए नॉट माई जॉब, इट्स यूनिवर्स जॉब, या बस इतना ही कहिए नॉट माई जॉब, अब बाकी यूनिवर्स खुद देख लेगा। और ऐसे ही जब जब आपको याद आएगा आप बोलते जाइएगा, तो धीरे धीरे ये लेट गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी कोई डिज़ायर है तो मुझे उसे मैनिफेस्ट करने के लिए कितने दिन विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन करना चाहिए? इसका आंसर बस इतना है, जब तक आप बोर नहीं हो जाते आप तब तक कर सकते हो, और जब आप बोर होने लगे तब आप इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई दूसरी टेक्निक करने लगिए, या फिर जो आपको मज़ा आए जिसमें वो चीज़ कीजिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मैं सब फॉलो कर रही हूँ लेकिन फियर और एंग्जाइटी होती है अचानक, इससे कैसे डील करूँ? अपनी प्रैक्टिस को बीच बीच में चेंज कीजिए, हमेशा एक तरह की प्रैक्टिस मत कीजिए जिससे आप बोर हो जाओ। आप वो कीजिए जिसमें आपको मज़ा आए, और फ़न को सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में नहीं, अपनी लाइफ में भी देखिए। जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए, डांस पसंद है तो डांस कीजिए। इस तरह से अपनी लाइफ में जितना चिल हो सके उतना चिल कीजिए, आपकी लाइफ वैसे सुधरती जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेरी है, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं आती है क्या? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जॉब की, बिकॉज वो प्लेस मुझे पसंद नहीं थी। कभी कभी लगता है कि वो डिसीजन मेरा सही था, या कभी कभी लगता है कि गलत था। इसका आंसर ये है कि आपकी लाइफ में हर दिन एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, और आपकी लाइफ में हर पल एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। और लैक को देखने की आदत हमारे माइंड की होती है,
यानी हमारी खुद की होती है। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ लैक नहीं है, यूनिवर्स में हर चीज़ भरपूर मात्रा में है। आपको अपॉर्चुनिटी भी हमेशा मिलेगी, आपको बस अलाइनमेंट में रहना है ताकि आप उसे पिक कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पर, कि बच्चों का माइंड कैसे रिप्रोग्राम करें और बच्चों को कैसे अच्छा बनाएं। तो इसका आंसर ये है कि आप बच्चों के साथ ग्रैटिट्यूड गेम खेल सकते हो। आप एक पेपर खुद ले सकते हो और एक पेपर उनको दे सकते हो, और आपस में compete कर सकते हो कि कौन पहले 10 ग्रैटिट्यूड लिखेगा आप खुद के लाइफ के। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनको डायरेक्ट कुछ नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि उनका माइंड ऐसा होता है कि वो चीज़ें देखकर ज़्यादा सीखते हैं। या अगर आप उनको खुद कुछ भी ना सिखाए और हमेशा जो आप उनको करते हुए देखना चाहते हो वो आप खुद करने लगे, तो भी आपका बच्चा आपसे वो चीज़ सीख जाएगा। और भी एक क्वेश्चन था कि बच्चा अगर बदमाशी करे और पढ़ाई ना करे या अपने करियर को लेकर सीरियस ना हो तो उसके लिए क्या करे। और ऐसा क्वेश्चन एक बार अब्राहम हिक्स से भी पूछा गया था, तो उन्होंने किसी ने कहा था उनसे कि उनका बेटा ऐसा है कि वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। तो अब्राहम बड़ी खुश हुई थी इस बात को सुनकर। तो उन्होंने कहा था कि इस बात पर मैं आपके बच्चे के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप किसी की ना सुने, यहाँ तक कि आप हमारी भी ना सुने। अब्राहम हिक्स ने ये बात कही थी कि आप अब्राहम की भी ना सुने, क्योंकि हम सबके अंदर एक इनर बीइंग होता है जो हमें हमेशा गाइड करता है और हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए पूरा पूरा। और लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, अगर आप मेडिटेशन करते रहते हो और आप अगर अलाइनमेंट में रहना आता है आपको, तो आपको लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रास्ट आए आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे और आपका बच्चा भी उसमें से आराम से निकल जाएगा। और शायद मैं अब्राहम से इसीलिए इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं भी कभी किसी की नहीं सुनता था। बचपन में तो मुझसे मना लिया जाता था इस तरह बोल के, लेकिन बड़े होने के बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता था। और जब सुना भी है कभी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन मेरी हमेशा ख़राब ही गई है। लेकिन जब मैंने खुद पर ट्रस्ट किया है, तो भले ही रियलिटी जितनी भी ख़राब रही हो, लेकिन मैं उसमें से हमेशा अच्छे से ही निकला हूँ। बस आप इतना कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को ये बता सकते हो कि आपको उन पर पूरा ट्रस्ट है, कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और ऐसा बोलने पर आप उनके को क्रिएशन में उनकी हेल्प कर दोगे, और वो हमेशा ऐसा बच्चा बनेगा जो आगे चलकर हमेशा अच्छा ही काम करेगा। और जो मैंने आपको ग्रैटिट्यूड वाला बताया था वो आप बच्चे को अपने सिखा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उस वीडियो में मैं जो कमेंट्स लूँगा वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से ही होंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब आपके कमेंट बॉक्स में ही देने का, लेकिन उसके लिए वीडियो भी अलग से बना दूंगा ताकि दूसरे लोगों की भी उससे हेल्प हो पाए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।